वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन वर्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं तथा उनके उच्चारण के स्थान की दृष्टि से ये कौन से भाग से उच्चारित होते हैं और जो जिह्वा है मुख के कौन से भाग को स्पर्श करती है, उस आधार पर व्यंजनों के उच्चारण के स्थान देखेंगे। तो देखिए पहले व्यंजन वर्ण। तो संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है। कुल मिलाकर के व्यंजनों की संख्या 33 होती है। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और इसके पहले हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहती हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न हो करके किसी स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण का हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो वायु थोड़ा सा रुक जाती है, इसी कारण से स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है और इसको उच्चारित किया जाता है या बोला जाता है। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र ना हो करके किसी स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आगे देखते हैं ये संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार हैं: क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श और ह मिला करके 33 हम लोगों के व्यंजन वर्ण होते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण के स्थान इनका देख लेते हैं। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं या कहाँ से निकलते हैं। अब इनको जब हम लोग बोलते हैं तो ये कहाँ से, तो देखिए क ख ग घ ङ ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क ख ग घ अंग क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार च छ ज झ ञ च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ट ठ ड ढ ढ़ ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से त थ द ध न त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से प फ ब भ म प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं एक क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। इसी कारण से इसे कंठ वर्ण कहा जाता है। कंठ वर्ण, इसे कंठ वर्ण कहा जाता है। क्योंकि इसका क ख ग घ रंग का उच्चारण स्थान कंठ है तो इसे कंठ वर्ण कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं जब च वर्ग पर आते हैं तो च छ ज झ ञ इसका उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, तालु, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो ये तालव्य वर्ण हो गए। उसके बाद आते हैं हम लोग ट ठ ड ढ ढ़। तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा और इसीलिए इसे इसका उच्चारण स्थान चूंकि मूर्धा है इसीलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धन्य वर्ण। उसके बाद देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं त थ द ध न। तो इसका उच्चारण स्थान है दंत। इसका उच्चारण स्थान है दंत, मतलब जिह्वा जो है वो दंत को जाकर के स्पर्श करती है, तो इसीलिए इसे दंत वर्ण कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प फ ब भ म। तो प फ ब भ म इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओष्ठ, तो इसको हम लोग ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अब यहीं पर जानने योग्य बातें हैं कि कंठ मतलब इनका उच्चारण स्थान कंठ है। आवाज़ गले से आती है, सीधा डायरेक्ट गले से निकल करके आती है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं च छ ज झ ञ च वर्ग का स्थान है तालव्य। तालु, अब तालु किसे बोलते हैं तो उसके बाद तालु किसे बोलते हैं तो उसको जानने के लिए जो मुंह का छत वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग, तो फर्स्ट में दांत आता है, दंत आ गया हम लोगों का। उसके जस्ट बाद में हम लोगों का मूर्धा आता है, मतलब जब दांत होता है उसके जस्ट बाद जो कठोर वाला भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। अब उसके बाद जो मूर्धा है उसके जस्ट
आगे वाला भाग, पहले दांत है, फिर उसके बाद मूर्धा है और उसके आगे वाला भाग है वो तालु कहलाता है। तो च छ ज झ न्य का उच्चारण स्थान तालु है। जो जीभ है जाकर के तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। अब इसके बाद ट ठ ड ढ ड़ पर आते हैं तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा मतलब मुंह की छत, छत में है हम लोगों का फर्स्ट में दंत आता है और दांत के जस्ट बाद वाले भाग में जो कठोर वाला हिस्सा रहता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। तो जब हम लोग ट ठ ड ढ और अड़ का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है घूम करके मूर्धा को टच करता, मूर्धा को स्पर्श करता है, इसीलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अब इसके बाद त थ द ध न को हम लोग बोलते हैं तो जो जीभ है वो दंत को, दांत को जाकर के स्पर्श करती है, इसीलिए इसे दंत्य वर्ण कहा जाता है। और उसके बाद देखिए प फ ब भ म को हम लोग जब भी बोलते हैं तो हम लोगों का जो ओष्ठ है, जो ओंठ है वह इस पर एक दूसरे को स्पर्श करता है, इसीलिए इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं, मतलब ओठ का सहारा लेकर के इसको उच्चारित करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं य र ल व। तो य का उच्चारण स्थान है तालु, य का उच्चारण स्थान है तालु, इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान चूंकि तालु है इसीलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। अब र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसीलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, र को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। अब ये देखिए मूर्धन्य। उसके बाद ल का उच्चारण स्थान है दंत, इसका उच्चारण स्थान है दंत। जब हम लोग ल बोलते हैं तो जीवा क्या है, जो जीभ है वह दांत को जाकर के स्पर्श करती है, इसीलिए इसे दंत वर्ण कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग व पर पहुंचते हैं तो व का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इसीलिए इसे ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसीलिए इसे ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं श श श ह, फर्स्ट स, सेकेंड स, थर्ड स, ह। ये फर्स्ट स है हम लोगों का तालव्य स, ठीक है, तालव्य स। हम लोगों के 3 प्रकार के संस्कृत में स होते हैं। फर्स्ट तालव्य स, सेकेंड है मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, और थर्ड है दंती स, दंत स, ठीक है, दंत्य बोल सकते हैं या दंती सा बोल सकते हैं इसको। तो देख लीजिए हम लोग के पास 3 प्रकार के श होते हैं। फर्स्ट स तालव्य, तालु से उच्चारित किए जाते हैं। सेकेंड श है हम लोग का मूर्धन्य, मूर्धा से, मतलब जीभ मूर्धा को जाकर के स्पर्श करती है। और थर्ड जो श है वो दंत्य स है, मतलब जो जीभ है वह दंत को स्पर्श करता है। तो देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स या दंत्य स। इसके बाद जब हम लोग ह बोलते हैं तो ह का उच्चारण स्थान है कंठ, ह का उच्चारण स्थान है कंठ, एक कंठ से बोला जाता है। इस प्रकार से हम लोगों के देख लीजिए क से लेकर के ह तक 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण स्थान क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। उसी प्रकार से य का उच्चारण स्थान तालव्य अर्थात तालु है, र का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ल का उच्चारण स्थान दंत है, और व का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। स 3 प्रकार के हम लोग के स होते हैं। फर्स्ट स का तालव्य, सेकेंड स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य और थर्ड स का दंत्य है, इसीलिए इसे तालव्य स, मूर्धन्य स और इसे दंती स कहा जाता है। और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इस प्रकार से हम लोगों के 33 व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग 2 और वर्ण पढ़ेंगे, 2 और वर्ण, 2 अयोग वाह पढ़ेंगे, 2 अयोग वाह। 2 अयोग वाह में आता है, फर्स्ट आता है अनुस्वार, अनुस्वार जो बिंदी के रूप में यूज किया जाता है, और सेकेंड आता है विसर्ग जो डबल बिंदी के रूप में यूज किया जाता है, जैसे अनुस्वार का चिन्ह हो गया और ये विसर्ग का चिन्ह हो गया। तो ये स्पष्ट रूप से संस्कृत वर्णमाला में नहीं होते हैं, फिर भी वर्णों का कार्य करते हैं, वर्ण का कार्य करते हैं, अपने वर्ण का कार्य करते हैं, और बोल सकते हैं वाक्यों में, पद में इसका यूज किया जाता है। तो देखते हैं 33 के अलावा 2 और अयोग वाह हैं। व्यंजन तो 33 होती हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग 13 स्वर पढ़ते हैं, उसके बाद 33 व्यंजन पढ़ते हैं, उसके बाद 2 और वर्ण हैं जो अयोग वाह। फर्स्ट है अनुस्वार और सेकेंड है विसर्ग। अनुस्वार को हम लोग
अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि अंग का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो यह मुख और नासिक मतलब मुख के साथ साथ मुंह के साथ साथ हम लोगों को नासिका मतलब नाक का भी यूज करना पड़ता है, नाक का सहारा लेना पड़ता है। तो ये क्या है, अनुस्वार वर्ण और नाक से बोले जाते हैं, मुंह और नाक की सहायता से बोले जाते हैं। और जो विसर्ग वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, मतलब यह गला से या कंठ से बोला जाता है। तो इसका मुख और नासिका हो गया और इसका कंठ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग के 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और 2 अयोगवाह में फर्स्ट अनुस्वार है जिसको हम लोग अनुनासिक भी बोलते हैं और दूसरा विसर्ग वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के व्यंजन वर्ण संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्ण एवं उनके उच्चारण के स्थान पूर्ण होते हैं।